हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए जाते समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर के लिए खजुराहो एयरपोर्ट पर रुके। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने शाह से मुलाकात की। अमित शाह दतिया भी पहुंचे और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनकी वहां अगवानी की। शाह ने शक्ति स्वरूपा देवी मां पीताम्बरा पीठ पहुंचकर आराधना की, देवी के दर्शन किए। अमित शाह ने महाभारत कालीन भगवान वन खंडेश्वर महादेव का अभिषेक किया और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री हेलीकॉप्टर से ग्वालियर रवाना हो गए। खजुराहो से शाह के रवाना होने के बाद वीडी शर्मा ने कहा कि इस देश में जिहाद नहीं, राष्ट्रवाद चलेगा। राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवाद का असर साफ दिख रहा है। तो मध्य प्रदेश में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो स्थानों के ऊपर पहुंचे। एक तो खजुराहो पर अपने प्रचार के पहले पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनसे मुलाकात की, भेंट की। ओम प्रकाश सकलेचा जो प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने भी मुलाकात की। इसके बाद मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन के लिए दतिया पहुंचे अमित शाह। वहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से उनकी मुलाकात हुई, अगवानी की उन्होंने और मां पीताम्बरा पीठ में दर्शन किए, वनखंडेश्वर महादेव का अभिषेक किया। ये कोई आज का शब्द है क्या? इस देश के अंदर न जिहाद चलेगा और किसी प्रकार की ऐसी चीजें नहीं चल सकती। इस देश के अंदर तो राष्ट्रवाद ही चलेगा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लुभाने के बाद अब बीजेपी सरकार ने दलित वोटों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। 16 फरवरी को बीजेपी प्रदेश में संत रविदास की जयंती मनाएगी। सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने संत रविदास जयंती का समारोह पहली बार हर ग्राम पंचायत और जिला मुख्यालय पर मनाने का निर्देश जारी किया। समारोह के आयोजन के लिए हर पंचायत को 2000 रुपये और जिला मुख्यालय को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। कांग्रेस भी सागर में संत रविदास की जयंती पर एक सम्मेलन करेगी। प्रदेश भर में जयंती कार्यक्रम मनाया जाएगा। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी की सरकार दलितों पर अत्याचार कर रही है। इधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जो एक परिवार की भक्ति में लीन, वो संत रविदास को क्या समझेंगे। प्रदेश में 15.7% दलित वोटर हैं और उनके लिए 35 सीटें रिजर्व हैं। कोई भी पार्टी इस वक्त उनकी अनदेखी करना नहीं चाहता। पूरी एससी, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति विरोधी सरकार है, ओबीसी विरोधी सरकार है। इसलिए ये जो सम्मेलन हो रहा है रविदास जयंती पर, ये एक मार्क होगा आगे आने वाले समय के लिए जो कमलनाथ जी करने जा रहे हैं। वहाँ हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे। नकल नहीं होती बिना संवेदनाओं के। संवेदना ही है। जो एक परिवार की भक्ति में लगे हुए लोग हैं, वो क्या समझें रविदास को, वो क्या समझें अंबेडकर को, वो क्या समझेंगे दीनदयाल जी को, क्या समझेंगे पटेल को। उनकी क्षमता ही नहीं है। कांग्रेस की सरकार में नेहरू परिवार की महिमा मंडन होता है तो वो फिजूल खर्ची नहीं होती, पर हमारी सरकार में यदि हम हमारे भगवान, हमारे महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं तो कांग्रेस कहती है फिजूल खर्ची है। देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी हिजाब के मुद्दे पर बयानों का दौर जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को पार्टी के नेताओं को हिदायत तक देनी पड़ गई कि इस पर बयान देने से बचें। इसके बाद भी ये दौर जारी है। मध्य प्रदेश बीजेपी को मुस्लिम समुदाय का इन सब के बीच में भरपूर साथ मिल रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय का बीजेपी के समर्पण निधि अभियान में खासा जुड़ाव रुझान दिखा। बीजेपी ने समर्पण निधि अभियान के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय को पार्टी से जोड़ने की रणनीति बनाई थी, जो कारगर रही है। भोपाल के कई मुस्लिमों ने पार्टी को दान दिया है। किसी ने 2000 तो किसी ने 500 रुपए की समर्पण निधि दी है। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी ने समर्पण निधि अभियान के तहत 150 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें अब अल्पसंख्यक समुदाय का साथ दिख रहा है। मोदी जी
किसी से वो भेदभाव नहीं करते हैं और हर बंदे को वो दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, कुटी दे रहे हैं, किसी से कोई पक्षपात नहीं है। हम मोदी जी को वोट देंगे। पार्टी अच्छा काम कर रही है, इसलिए हमने भी सहयोग करा है पार्टी को। मोदी जी जो है सबको घर दे रहे हैं, कोई पक्षपात नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग ने भी सहयोग करा है। कल मैं मंडीदीप के बूथ क्रमांक 17, 18, 19 पर गया था। मुस्लिम कार्यकर्ता भी समर्पण कर रहा है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी भारतीय जनता पार्टी को समर्पण करके मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बन रहा है। और हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए। नवीन, बीजेपी के समर्पण निधि अभियान में मुस्लिम जुड़ रहे हैं, साथ दे रहे हैं, बीजेपी का जो टारगेट है उसके करीब ले जाने में उनका भी योगदान। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी समर्पण निधि अभियान चला रही है और 150 करोड़ रुपए के बड़े टारगेट को छूने की पूरी कोशिश इस समय बीजेपी कर रही है। और इसके लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा बीजेपी के सभी सितारे जो हैं वो ज़मीन पर हैं, लगातार सभी सदस्य समर्पण निधि अभियान में लगे हुए हैं। कोशिश है कि जो 150 करोड़ का टारगेट जो उनको मिला हुआ है उसको किसी भी तरीके से छू लिया जाए। हालांकि पिछले बार 100 करोड़ का टारगेट बीजेपी ने रखा था, लेकिन 100 करोड़ के टारगेट को बीजेपी अचीव नहीं कर पाई। बावजूद इसके इस बार 150 करोड़ का टारगेट रखा गया। लेकिन पुनीत, इन सब के पीछे ये भी समझना होगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के समर्पण निधि अभियान में अल्पसंख्यक समुदाय भी जुड़ रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, तो इसके पीछे की कुछ स्क्रिप्ट इस तरीके की है कि मध्य प्रदेश में लगभग 7% अल्पसंख्यक वोटर हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि हिजाब और बुर्के को लेकर मध्य प्रदेश में जो सियासत गरमाई है, देश भर में हालांकि इसको लेकर चर्चाएं हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जबरन इस विषय को लाने की कोशिश की गई। इसके बाद जो माहौल जो राजनीतिक गरमाया है, उसके बाद लगातार इस तरीके से दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं कि अल्पसंख्यक बीजेपी के साथ है। लेकिन चूंकि 7% मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक आबादी है और लगभग 50 लाख वोटर हैं, 22 से 24 ऐसी सीटें हैं जहां अल्पसंख्यक वोटर जो है सीधे तौर पर प्रभाव डालता है किसी भी विधायक को जिताने और हराने में। और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक माइनॉरिटी का कैंडिडेट उतारा था और कांग्रेस ने इसके मुकाबले में लगभग 4 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने दिए थे। तो जाहिर है दोनों ही पार्टियों की नज़रें अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ है, अल्पसंख्यक वोटर्स की तरफ है। अगर ये 6 से 7% जो वोटर हैं, अगर किसी भी एक पार्टी की तरफ उनका झुकाव होता है तो ये तय है कि लगभग 20 से 22 सीटें उस पार्टी के खाते में जा सकती हैं। तो दोनों ही दलों की तरफ से लगातार इस तरीके की कोशिश की जा रही है पुनीत, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय का ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल किया जा सके। हालांकि चुनाव में अभी 20 से 22 महीने का वक्त है, लेकिन 2022 में ही दोनों ही पार्टियां अपनी ज़मीन मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के जिस तरह से पार्टी का लक्ष्य है उसमें मुस्लिम वर्ग का भी सहयोग और समर्पण देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मुरैना दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने महंगाई, बेरोजगारी और सार्वजनिक संपत्ति के निजीकरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। दिग्विजय ने कहा कि मुरैना में शक्कर कारखाने की नीलामी के लिए सरकार तैयारी कर रही है। इसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी 22 फरवरी को एक सर्वदलीय बैठक करने वाली है। आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बयान देते हुए कहा कि जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक ग्वालियर चंबल इलाके में प्रचार करने नहीं आते थे, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए तब से पूरी कांग्रेस पार्टी उनका विरोध कर रही है। राहुल गांधी पर असम के मुख्यमंत्री के बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में और भोपाल में देश की संपत्ति बेच रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल, डीजल और गैस की टंकी के भाव सिर पर पहुंच चुके हैं। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में थे, हैं और रहेंगे। जब तक वो कांग्रेस में थे, मैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर का दौरा नहीं करता था। और कितना सम्मान चाहिए आपको। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वैलेंटाइन डे पर सबको विश किया। दिग्विजय सिंह का यह ट्वीट बीजेपी को हजम नहीं हुआ। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि वैलेंटाइन डे के दिन दिग्विजय सिंह को इस उम्र में प्रेम का अंकुरण हुआ है। वे पुलवामा हमला बरसी पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते तो बेहतर होता। हालांकि कांग्रेस की तरफ से पार्टी के सीनियर विधायक पीसी शर्मा ने पुलवामा हमले में शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि जरूर दी। पुलवामा
में भारतीय सेना के जो सेनानी है वो बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने लड़ाई की और आतंकवादी गतिविधि और पाकिस्तानी जो सेना उसको रोका। मैं उन शहीदों को अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सदा समर्पित करता हूँ। दिग्विजय सिंह जी, आपको इस उम्र में प्रेम का अंकुरण फिर से हो उठा और आपको वैलेंटाइन डे पर ये याद आ गई और आप शुभकामनाएं देने चले हैं, आपकी मर्जी। लेकिन आपको कभी इस देश पर मर मिटने वाले शहीदों की याद नहीं आती? पुलवामा के शहीद याद नहीं आते? मध्य प्रदेश कांग्रेस अब तक मंडलम कमेटियां बना नहीं पाई, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मंडलम कमेटियों के पुनर्गठन की जिम्मेदारी कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को दी थी। साल भर बाद भी 230 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की मंडलम कमेटियां नहीं बन पाई हैं। कांग्रेस के सीनियर विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि पार्टी ने फिलहाल 230 विधानसभा सीटों में से 130 पर मंडलम कमेटियां बना ली हैं। दावा है कि जल्दी ही 100% मंडलम कमेटियां बनकर तैयार होंगी, लेकिन कमेटियों के पुनर्गठन में चल रही लेट लतीफी पर बीजेपी ने चुटकी साधी। पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें प्रजापति जी ने विस्तृत इस बात की जानकारी दी थी और 230 में से उन्होंने बताया था 135-40 मंडलम सेक्टर विधानसभाओं के कंप्लीट हो गए हैं और बाकी का उन्होंने समय दिया 31 मार्च तक सब कंप्लीट हो जाएंगे। कांग्रेस ने बताया है कि इतने पर मंडलम कमेटी बन गई है। जो कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं को धोखा देती रही हो, आपस में एक दूसरे को ठगती रही है, इसमें क्या सच्चाई है? कितने पे मंडलम बने हैं? वो सच्चाई की असलियत तो स्वयं जो इनके प्रभारी महोदय हैं उनके वक्तव्य बीच बीच में उजागर करते रहे हैं। जो उनके साथ उपेक्षा हुई है वो भी किसी से छिपी हुई नहीं। इंदौर में गौरव दिवस कब मनाया जाए, इस बात को लेकर अब भी असमंजस है। जनप्रतिनिधि, अधिकारी और जिम्मेदारों का अपना अपना मत है, जिसके चलते ये अब तक तय नहीं हो पाया कि इंदौर अपना गौरव दिवस कब मनाए। जनप्रतिनिधियों ने 31 मई को गौरव दिवस मनाने की बात कही तो बाकी लोगों ने कुछ और तारीखें बताईं, जबकि जिम्मेदार कहते हैं कि स्थापना दिवस के दिन गौरव दिवस मनाना उचित है, क्योंकि अगर इंदौर देवी अहिल्या के जन्मदिन पर गौरव दिवस मनाएगा तो महेश्वर कब मनाएगा। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का कहना है कि सभी तथ्यों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सरकार के तय मानकों पर विचार करके तारीख तय की जानी चाहिए। जबकि जमींदार वरदराज मंडलोई का कहना है कि 70 साल की लड़ाई और ऐतिहासिक तथ्यों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। गौरव दिवस के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें सांसद, आईडी अध्यक्ष, कलेक्टर, निगम आयुक्त सदस्य बनाए गए हैं। कमेटी तथ्यों का परीक्षण कर सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। गलत तरीके से बताते हैं कि अहिल्याबाई का शासन इंदौर में था। अहिल्याबाई का शासन महेश्वर में था, उनकी गादी आज भी महेश्वर में है। मेरा ये कहना है कि अगर इंदौर स्थापना दिवस अहिल्याबाई की जन्मदिन या इस तारीख को बनेगा तो महेश्वर स्थापना दिवस किस दिन मनाएंगे? फिर आप कोई भी रैंडम तारीख पे मना सकते हैं गौरव दिवस, ये हमारा भी मत है इसके ऊपर। अहिल्या माता का जन्म तो चौंडी में हुआ, वो जन्म दिवस है उनका, मनाते हैं। लेकिन इंदौर का जो संदर्भ है उनसे, वो उनके कर्तृत्व से, सब चीज़ें देख करके एक तारीख को ये ऐसे निकालेंगे कि जिसमें हम कह सकेंगे ये अहिल्या माता। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रीवा तक साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात के बाद अब नई ट्रेनों के संचालन की मांग उठ रही। विंध्य क्षेत्र से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विंध्य के पिछड़ेपन का कारण खराब कनेक्टिविटी को बताया। चर्चा में कहा कि जो नई ट्रेन की सौगात विंध्य को दी गई वो केवल आंशिक राहत है। रेल और एयर कनेक्टिविटी को लेकर विंध्य की स्थिति ठीक नहीं। कई बार रेल अधिकारियों से चर्चा के बाद भी हल निकला नहीं। मामले में रेल मंत्री से कई बार पत्राचार किया। विधानसभा अध्यक्ष ने रीवा से नागपुर, रीवा से मुंबई, रीवा से राजकोट और रीवा से सूरत तक नई ट्रेनों के परिचालन की मांग की है। कहूं कि रीवा, सीधी, सिंगरौली, तमाम उस तरह के एरिया के सतना, सब लोगों की मांग का आंशिक स्वीकार किया गया। आंशिक उनकी मांग को स्वीकृति मिली है। आंशिक इसलिए कहता हूं कि इससे भर काम चलना नहीं, क्योंकि रेवांचल की क्लोन की मांग की थी। कोल मतलब कि जिस तरह से रेवांचल चलती उसी तरह की ट्रेन चले। भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त भोपाल इटारसी के बीच में तीसरी रेल लाइन का काम आखिरी दौर पर है। इस प्रोजेक्ट के तहत अब सिर्फ 17 किलोमीटर लंबी पटरी का काम बचा है।
रेल अफसरों का दावा है कि साल के अंत तक देश के सबसे बड़े 5 रेलवे प्रोजेक्ट में शामिल इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। भोपाल रेल मंडल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय ने बताया कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से बरखेड़ा और बुधनी से इटारसी तक का काम पूरा कर लिया गया है। मिडघाट की ओर प्रोजेक्ट पर काम जारी है। अंतिम चरण में सिर्फ 3 टनल और 1 ओपन टनल का निर्माण किया जा रहा है। अक्टूबर तक प्रोजेक्ट का सिविल वर्क पूरा हो जाएगा, यानी साल के अंत तक 3rd रेल लाइन खोल दी जाएगी। तीसरी लाइन बन जाने से भोपाल इटारसी रेल मार्ग पर दूरी तय करने में 45 मिनट से ज्यादा का समय बचेगा। 3 टनल पूरी तरीके से तैयार है। एक का ब्रेक थ्रू जो T4 है शीघ्र होने वाला है, अगला भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और जो कट एंड कवर की ओपन टनल है वो भी अक्टूबर तक बनकर तैयार होने के पूरी आरवीएनएल की टीम के द्वारा संभव है, क्योंकि ये काम रेल विकास निगम कर रहा है। तो पूरी उम्मीद है कि साल के अंत तक ये पूरा 3rd लाइन बिटवीन रानी कमलापति बुधनी चालू हो जाए। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 55 सीटों के लिए 60% से ज्यादा मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है। दूसरे चरण में राज्य के 9 जिलों के 586 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। उत्तराखंड विधानसभा की सभी 70 सीटों पर शाम को 59% से ज्यादा मतदान की खबर है। प्रदेश के 82 लाख से ज्यादा मतदाता 632 प्रत्याशियों की राजनीतिक भविष्य तय कर चुके हैं। सबसे छोटे राज्य गोवा की 40 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई। 75% मतदान हुआ। इन सीटों पर 301 कैंडिडेट्स की किस्मत दांव पर है। बीजेपी के 40, कांग्रेस से 37, आम आदमी पार्टी के 39, टीएमसी के 26, एमजीपी के 13 और 68 निर्दलीय मैदान में। यूपी में दूसरे चरण के मतदान के बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचा। नकवी ने कहा, सपा बसपा कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं को मतदान से रोक रही है, बुर्के में जाने को कह रही है। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले में जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है। उनसे अपील है कि फेक वोटिंग रोकने के लिए कदम उठाएं। पंजाब के जालंधर में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का कंट्रोल जिस परिवार के पास, वो पंजाब से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालता है। जब तक कांग्रेस उस परिवार के कब्जे में है, कभी भी पंजाब का कांग्रेस भला नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश में बीते 1 साल में 19 करोड़ 50 लाख रुपए की मिलावटी खाद्य सामग्री को जब्त किया गया। कुल 22,000 सैंपल कलेक्शन कर रिपोर्ट तैयार की गई। 4,500 सैंपल फेल हो गए जो मिलावटी थे। 3,500 रुपए पर खाद्य विभाग ने केस लगाए। इतना ही नहीं, प्रदेश के जिला कलेक्टर ने मामले में 42 आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई भी की। अभियान को तेजी देने के लिए प्रयोगशाला का एक जो चलित प्रयोगशाला उसका संचालन किया जा रहा है। 3 महीने बाद प्रदेश के हर जिले में एक चलित प्रयोगशाला होगी जो महज 10 रुपये शुल्क देकर मिलावट की जांच कर पाएगी। विभाग की ओर से ऑनलाइन कार्रवाई, शिकायतों के लिए प्रदेश स्तरीय कॉल सेंटर, डोर टू डोर सैंपल कलेक्शन प्रोजेक्ट की तैयारी। मूल उद्देश्य है कि प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ मिले। मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इसमें अभी 1 साल में 22,000 से ऊपर रेगुलेटरी सैंपल्स लिए हैं, जिसमें कि लगभग 4,500 सैंपल से ज़्यादा उसमें फेल हुए हैं। मध्य प्रदेश में सड़क हादसे थम नहीं रहे हैं और ऐसी 2 तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर रतलाम से, जहां कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हादसे में ड्राइवर समेत 4 की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है। 4 लेन पर प्रकाश नगर के नजदीक हादसा हुआ। मामला बिलपांक थाने का है। सभी लोग रतलाम से राजस्थान जा रहे थे। ये तस्वीर मैं आपको दिखाई। एक और तस्वीर देखें, ये टीकमगढ़ की, जहां 2 जगहों पर सड़क हादसे हुए। पहला हादसा मदनपुर अजनौर रोड के ऊपर हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौत हो गई और एक और अन्य इसमें घायल हुआ। दूसरा हादसा बड़ा गांव रोड पर अज्ञात पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई, उसका साथी घायल है। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी।
जबलपुर में 11 फरवरी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में गार्ड की गोली मारकर हत्या और रुपए से भरी पेटी लूटने के मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक पुलिस का कहना है कि उसको कोई सुराग नहीं मिला। आईजी उमेश जोगा ने लुटेरों पर इनाम राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 भी कर दी, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। दिल्ली भोपाल से SIS कंपनी के अधिकारी आए, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस की माने तो कई टीमें अलग अलग एंगल पर तफ्तीश कर रही हैं। चर्चा है कि 2 सप्ताह से कैश वैन की रैकी की जा रही थी। आरोपी लगातार कैश वैन का पीछा कर रहे थे। पुलिस शहर में लगे कैमरों के अलावा कैश वैन में लगे कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। जांच इस मामले में जारी है। हम लोग लगातार अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर रहे हैं। SIS का कार्यालय है जिनके द्वारा ATM फिलिंग का काम किया जाता है। यहाँ जो अधिकारी हैं यहाँ भोपाल से भी आए हुए हैं, दिल्ली ऑफिस से भी आए हैं, लोकल भी यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं और लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।